तो हेलो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप तमाम लोगों का आधुनिक भारतीय इतिहास के इस नए सत्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले सत्रों से आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी दौर में उसी श्रृंखला में एक प्रयास यह भी है और हर बार की भांति मैं इस बार भी आपसे वही आग्रह करूंगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठें और जो भी संबंधित तथ्य हो किसी प्रश्न से संबंधित आप उसको साथ में लिखते चलें, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में एक तरीके से क्या मिल सके, मदद मिल सके। क्लियर है? तो चलिए आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, यानी कि मिलाना है। अब ये जो क्वेश्चन है, कायदे से वो क्वेश्चन अलग अलग लोगों की उपाधियों से संबंधित है, यानी कि निक नेम्स जिसको हम कहते हैं। आपको पता होगा आधुनिक भारतीय इतिहास में या इतिहास के कालखंड में बड़े बड़े पर्सनालिटीज यानी कि व्यक्तित्वों को अलग अलग नामों से जाना गया। उसी नाम के संदर्भ में ये प्रश्न है। तो सूची एक में पहला नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान अपने आप में इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं, मैं आपको ये बताते हुए चलता हूं। तो जब अब भारत के अलग अलग प्रांतों की बात करते हैं, क्षेत्रों की बात करते हैं, स्वतंत्रता और विभाजन से पूर्व, तो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था जिसको उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र। सीमांत क्षेत्र इंग्लिश में से कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, है ना। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया विभाजन से पूर्व यह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। उत्तर पश्चिम से आप सिंपल सी बात यह समझ सकते हैं, वर्तमान में जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है ना, उससे आप इसकी स्थिति को समझ सकते हैं। तो एक प्रांत था जिसका नाम था उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र। इसी उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के एक दिग्गज नेता उभरे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये चूंकि कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? सीमांत क्षेत्र से। क्षेत्र का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र। इसी कारण इनको एक संज्ञा दी गई और इनको कहा गया सीमांत गांधी। क्या कहा गया? सीमांत गांधी। तो सीमांत शब्द का उद्भव कहां से हुआ, ये तो आपको पता चल गया कि ये उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से थे। पर सवाल है कि इनको गांधी क्यों कहा गया? तो जब लाहौर अधिवेशन 1929 में मुकर्रर होता है, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी की नीतियों से बहुत प्रेरित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं और महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। ठीक है। तो चूंकि ये गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे थे और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से इनका ताल्लुकात था, इसी कारण इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई या इतिहास में दी जाती है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर एक लेके चलेंगे। इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध वॉलंटियर्स यानी कि स्वयं सेवकों का एक संघ बनाया था, जिस स्वयं सेवक के संघ को खुदाई खिदमतगर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीमांत गांधी का संबंध खुदाई खिदमतगर नाम की संस्था से भी था और इस खुदाई खिदमतगर नामक की संस्था के जो वॉलंटियर थे, स्वयं सेवक थे, वो लाल शर्ट पहना करते थे, है ना। इसी कारण उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में खुदाई खिदमतगर नाम के संस्था के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसको लाल शर्ट आंदोलन भी कहते हैं, है ना। तो ये जो लाल शर्ट आंदोलन है, इसका भी संबंध किसके साथ है? खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ है, जिनका की उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। क्लियर है? और एक चीज और आप यहां पे दिमाग में लेकर चलेंगे कि इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका भी प्रकाशित की जाती थी पश्तो भाषा में। किस भाषा में? पश्तो भाषा में। और उस पश्तो भाषा में जो पब्लिकेशन होता था पश्तो भाषा, तो पश्तो भाषा के मैगजीन का नाम था पख्तून। ठीक है जी। तो ये इनके इंपॉर्टेंट मैगजीन का नाम है, ये भी आप दिमाग में लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो खुदाई खिदमतगर
या लाल शर्ट आंदोलन, या सीमांत गांधी, या पख्तून मैगजीन, ये तमाम चीजें किसके साथ ताल्लुकात रखती हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ। बहरहाल, तो यानी कि ए का सही मिलान क्या हो गया? 2। आगे बढ़िए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सबको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो निकनेम है वो क्या था? नेताजी, है ना? इसी कारण इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट नेम के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा मिलान था। मोहनदास करमचंद गांधी, ये एक तरीके से पूर्ण नेम है किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव के नाम से भी या गुरुदेव की उपाधि से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि ए का सही मिलान है 2, ठीक है, बी का सही मिलान है 3, ठीक है, सी का सही मिलान यानी कि 1, और डी का सही मिलान क्या हो गया? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो 1920 और 22 के मध्य या 1920 में जिसकी शुरुआत की गई है ना, उसको क्यों निलंबित कर दिया गया? उसका निलंबन क्यों कर दिया गया? ठीक है, तो देखिए 1920 में जैसा मैं आपको बता रहा हूं, असहयोग आंदोलन की स्थिति प्रारंभ होती है, और उस असहयोग आंदोलन की स्थिति को प्रारंभ करने में मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, योगदान होता है, और जैसा मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बता रखा है कि जब इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है तो उस दौरान जितने भी युवा क्रांतिकारी थे जैसे भगत सिंह वगैरह, ये भी गांधी जी के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेता यह मानकर चलते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। तो जब असहयोग आंदोलन धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा था, लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे थे, तो उसी दौरान 1 फरवरी 1922 को, डेट याद रखिएगा कब का? 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को 2 प्रपोजल्स दिए गए, 2 प्रस्ताव दिए गए। और वो 2 प्रस्ताव क्या था? पहला प्रस्ताव था राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ठीक है, राजनीतिक बंदियों को आजाद करने की मांग। अच्छा, ये राजनीतिक बंदे कौन थे या राजनीतिक बंदी कौन थे? वैसे नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ तो थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी होने का या क्रांतिकारी का मार्ग नहीं अपनाया था, अस्त्र शस्त्र नहीं अपनाया था। तो ऐसे लोग जिनको कैद किया गया, उन्हीं का उपनाम बना राजनीतिक बंदी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, तो 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को, है ना, 2 प्रस्ताव दिए या 2 मांगे रखी, जिसमें से पहली मांग थी कि आप जो है वो राजनीतिक बंदियों को रिहा कीजिए और भारत में नागरिक स्वतंत्रता को स्थापित कीजिए। ये पहली मांग थी। ठीक है, और दूसरी मांग ये थी कि प्रेस के ऊपर, ठीक है, प्रेस के ऊपर जो पाबंदियां हैं, प्रेस के ऊपर से पाबंदियों को हटाया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? प्रेस के ऊपर से पाबंदियों को हटाया जाए। ये 2 प्रस्ताव या 2 अल्टीमेटम, अल्टीमेटम मतलब ये एक तरीके से चुनौतियां गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष रख दी, और साथ में ये भी कहा कि अगर ये दोनों मांग हमारी पूरी नहीं की जाती है तो हम यथाशीघ्र सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। तो याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बात 1922 में ही कर दी गई। हालांकि परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो 1930 में जाकर प्रारंभ हुआ, पर परिस्थिति यही बन रही थी। तो 1 फरवरी 1922 तक गांधी जी अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे थे, क्योंकि तमाम लोग उनके साथ थे। अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रही थी। इसके ठीक 4 दिन के बाद, यानी कि 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जिसको चौरी चौरा कांड कहा जाता है। चौरी चौरा कांड। और ये वही कांड है जिसने
महात्मा गांधी को मजबूर किया कि वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लें, है ना। तो चौरी चौरा आंदोलन क्या था? चौरी चौरा नाम का स्थान वर्तमान के गोरखपुर के पास है, और इस दौरान चौरी चौरा नाम के स्थान के पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों ने आगजनी कर दी, आग लगा दी, जिस आग लगने के कारण पुलिस वालों की मौत हो जाती है वहां पर। तो गांधी जी को ऐसा आभास होता है कि उनके क्रांति में या उनके आंदोलन में हिंसात्मक तत्वों का प्रभाव बढ़ रहा है, और चूंकि गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति थे, तो उन्हें यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 फरवरी के प्रस्ताव के आधार पर अगर ये दोनों प्रस्ताव नहीं माने जाते तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बारदोली से की जानी थी, पर उससे पहले की यह घटना हो गई, है ना। तो इस घटना ने गांधी जी के सारे प्लानिंग की, सारी के सारी योजनाओं की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, तो यही 5 फरवरी 1922 की घटना है, जिसके कारण यानी कि चौरी चौरा घटना के कारण जो है वो असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। क्लियर है? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, पृष्ठभूमि आपके समझ में आ गई होगी। एक चीज और समझिए, जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया इस घटना के कारण, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत में बहुत सारे नेता गांधी जी के साथ हो गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गांधी जी के नेतृत्व में आजादी मिलेगी। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो कांग्रेस के अंदर ही असंतोष की स्थिति पनप गई। वे समस्त नेता जो कभी गांधी जी के साथ थे, उनमें से अधिकांश नेता या तो अलग विचारधारा की तरफ बढ़ गए या फिर क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ बढ़ गए। और इस दौरान 2 व्यक्तियों का प्रमुख कथन आया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने पर पहला कथन आया जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिन्होंने कहा कि अगर कन्याकुमारी का कोई गांव गलती करता है तो उसका खामियाजा तराई का कोई गांव क्यों भुगते। मतलब अगर गलती चौरी चौरा की है तो इसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर क्यों पड़ा। तो ये मोतीलाल नेहरू का कथन। और सुभाष चंद्र बोस का भी कथन है इस दौरान, जब वो कहते हैं कि ठीक उस समय जब लोगों का उत्साह अपने चरमोत्कर्ष पे था, उस समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाना ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। ठीक है, तो ये समस्त चीजें चौरी चौरा कांड, उसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना, इन तथ्यों से संबंधित है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई बहुत बड़ी यहां पर बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न पे आइए। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, अंग्रेजों के द्वारा निर्ममता के समस्त उदाहरणों में एक स्थान यह भी रखता है, जलियांवाला बाग कांड। क्लियर है? तो पृष्ठभूमि क्या है वो थोड़ी सी बात आप समझ जाइए। देखिए ऐसा है कि 1919 के ठीक 1 वर्ष पूर्व यानी कि 1918 में अंग्रेजों ने एक कानून निकाला था जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, रॉलेट अधिनियम कहते हैं। ठीक है, जिसको आगे चलकर अंधा कानून भी कहा गया, अंधा कानून या फिर ब्लैक एक्ट, काला कानून, है ना। तो दोनों की संज्ञा दी गई रॉलेट अधिनियम को। ये बेसिकली था क्या? ये बेसिकली अंग्रेज हुक्मरानों के द्वारा एक कोशिश थी कि किसी भी प्रकार से भारतीयों के संगठन पर, भारतीयों के मेल मिलाप पर रोक लगाया जाए। और इस काले कानून के तहत प्रावधान यह था कि अंग्रेजी हुकूमत महज शक के बिना पर किसी को भी 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुना सकती है ना। यानी कि ना दलील की जरूरत, ना वकील की जरूरत, है ना, केवल संदेह, और संदेह के आधार पर 2 वर्षों की गिरफ्तारी। ठीक है जी, तो यह प्रावधान किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई। अब हुआ यह
कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग एकत्रित हुए थे। ये जानना, रॉलेट अधिनियम को जानना इसी कारण जरूरी है कि आखिरकार ये हत्याकांड हुआ क्यों। उसके पीछे की पृष्ठभूमि मैंने आपको रॉलेट अधिनियम के तहत बता दी। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि अमृतसर के, जगह कहां था, अमृतसर, है ना, और अमृतसर का कौन सा क्षेत्र, जलियांवाला बाग का क्षेत्र। यहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उस इकट्ठे होने के पीछे का कारण यह था कि पंजाब, अमृतसर पंजाब का हिस्सा है, पता ही होगा। तो पंजाब के दो प्रमुख नेता, है ना, सफीउद्दीन किचलू, ठीक है, और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के तहत की थी। इसी कारण वो रॉलेट एक्ट आपको पहले बता रखा है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी जो कि रॉलेट अधिनियम के तहत की गई थी, उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए। ठीक है, और इस इकट्ठे होने की भनक अंग्रेजी हुकूमत को लगी। अंग्रेजी हुकूमत के उस समय सरगना थे R.H. डायर। उन्होंने दूसरे डायर, जो कि सेना कमांडर था, जनरल डायर जिसका नाम था, उसको आदेश दिया। आदेश देने वाला R.H. डायर, याद रखिएगा, इसका आदेश था, आदेश पारित करने वाला यह था, और आदेश का पालन करने वाला कौन था, जनरल डायर। ये दोनों दो अलग अलग शख्सियत हैं। तो जनरल डायर ने इस आदेश का पालन करते हुए जालियांवाला बाग को चारों तरफ पुलिस से घेर लिया और बड़े ही निर्ममता के साथ बंदूक चलाने की आजादी पुलिस वालों को दे दी, जिससे सैकड़ों बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए। इसी घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इस हत्याकांड की स्थिति कहां पर, अमृतसर में, कब, 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है। और एक चीज और याद रखना है आपको कि इस घटना पर अंग्रेजों ने जांच करने के लिए जो आयोग बनाया, उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। ठीक है, तो आयोग का नाम क्या था, जांच आयोग का नाम क्या था, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग का संबंध भी किससे है, याद रखना है, जलियांवाला बाग के कांड से है। क्लियर है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ या किस ईस्वी में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने के दौरान मैंने 1930 का जो है वो एक तरीके से क्या किया था, जिक्र किया था। ठीक है, तो 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। ठीक है, वास्तव में नमक सत्याग्रह का दो चरण है। 1930 से 31 एक चरण है, और उधर फिर 32 से लेकर 33 एक चरण है। लेकिन शुरुआत कब की गई, 1933 में। नाम ही है नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि गांधी जी ने इस सत्याग्रह या इस आंदोलन के लिए नमक को ही क्यों चुना। तो नमक की स्थिति एक ऐसी कॉमन सब्सटेंस है, आम शब्दों में कहें तो तमाम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वो चीज जिस चीज पर अंग्रेजों का टैक्स लगता था। अब आप सोच कर देखिए, सॉल्ट जैसी कमोडिटी पर, सॉल्ट जैसे सामान पर अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगाया जाता था, जिसको नमक कर या सॉल्ट टैक्स कहते थे। ठीक है, तो जब 1930 में एक तरीके से बृहत आंदोलन, द्वितीय बृहत आंदोलन, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, है ना, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थिति बन रही थी, सविनय अवज्ञा,
तो इस स्थिति को मजबूत करने के लिए लाजमी तौर पर कोई ना कोई एक बहाना चाहिए था। तो उस बहाने के तौर पर किसको चुना गया? नमक। कारण मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्ट जैसी चीज पर, नमक जैसी चीज पर क्या करना? तो टैक्स लगना। ठीक है। और माननीय महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से अपने आश्रम के 79 लोगों को लेकर 79 लोगों को लेकर यात्रा शुरू करते हैं और 12 मार्च को शुरू की गई यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है ना? उसी दिन अरब सागर के तट पर नमक बनाया जाता है और नमक बनाकर नमक कानून की अवज्ञा की जाती है। ठीक है। अवज्ञा का मतलब ही क्या होता? नहीं मानना। तो सविनय अवज्ञा का सिंपल सा मतलब है कि सविनय किसी चीज का उल्लंघन करना। तो इस सविनय किसी चीज के उल्लंघन करने में जिस पहले चीज का उल्लंघन किया गया या आदेश नहीं माना गया वो था नमक कर। इसी कारण नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्ववर्ती के तौर पे या शुरुआती चरण के तौर पे आप देख सकते हैं। हालांकि आगे चलकर नमक के साथ साथ अन्य मुद्दे भी शामिल हुए, पर शुरुआती मुद्दा यही था। क्लियर है? तो कब शुरू किया गया? जैसा मैंने आपको बताया 1930 में, 1930। क्लियर है? डेट भी मैंने लिख दिया, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक की स्थिति, और 6 अप्रैल को नमक बनाना और नमक बनाने के बाद नमक कर कानून को तोड़ना और सविनय अवज्ञा की स्थिति। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। ठीक है। तो क्या स्थिति थी? 17 दिसंबर 1927 17 दिसंबर 1927 का समय था। ठीक है। और इस दिन एक घटना हुई, कहां पर? लाहौर में। जगह कहां था? लाहौर। अच्छा, घटना क्या थी? घटना यह थी कि क्रांतिकारियों में से भगत सिंह और राजगुरु, जिनका नाम यहां पर उद्धृत है, इन लोगों ने सॉन्डर की हत्या कर दी थी। सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। अब ये सॉन्डर्स क्या था, देखिए ध्यान से समझिएगा। सॉन्डर्स की हत्या कंफ्यूजन में की गई, है ना? वास्तविक हत्या करना चाहिए था जेम्स स्कॉट का। अब इसकी हत्या क्यों की जानी चाहिए थी? तो इतिहास में एक आयोग है जिस आयोग का नाम है साइमन आयोग, साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है, और जब 1928 में ये भारत आता है साइमन आयोग, तो इस आयोग में 7 सदस्य होते हैं और 7 के 7 अंग्रेज होते हैं। कौन सा आयोग? साइमन आयोग। ठीक है। साइमन आयोग, है ना? भारत में आगमन कब? 1928 में। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। तो साइमन आयोग आया, इसके साथ के सातों सदस्य क्या? अंग्रेज। इसी कारण इस साइमन आयोग को ऑल व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। सारे के सारे सफेद वर्ण के व्यक्ति अंग्रेज। तो लाजमी तौर पर जब ऐसे आयोग का भारत में आगमन हुआ जो कि भारत में भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए आया हो और उसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व ना हो, तो लाजमी है कि लोगों की नाराजगी इस आयोग से हुई। और जैसे ही 1928 में यह आयोग भारत में आया, तो पूरे के पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। उसी विरोध के दौरान विरोधियों का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिस लाला लाजपत राय पर पुलिस का डंडा चलता है, लाठी चार्ज होती है। पहले ध्यान से सुनना है। और उस लाठी चार्ज करने का आदेश देता है जेम्स स्कॉट। बहरहाल वो लाठी चार्ज होती है, वो लठ लाला लाजपत राय के सर पे लगती है, उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1923 को लाहौर में गलती से यह समझ लिया कि लाठी चार्ज करने का आदेश सॉन्डर्स ने दिया है, जबकि वास्तविक आदेश था जेम्स स्कॉट का। मरना था जेम्स स्कॉट को, मृत्यु जेम्स स्कॉट की लिखी थी, क्योंकि वास्तविक कल्प्रिट यही था, पर गलतफहमी के कारण सॉन्डर्स की हत्या होती है ना। और इसी घटना को इतिहास के पन्नों में लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि घटना लाहौर की। और इसी आधार पर 23 मार्च 1931 में लोगों को फांसी दे दी जाती है। क्लियर है? ठीक है। तो लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण जो है इनको क्या किया जाता है, फांसी दी जाती है। क्लियर है? तो सॉन्डर्स याद रखिएगा, है ना। वास्तविक कल्प्रिट कौन था ये याद रखिएगा, ठीक है। जेम्स स्कॉट का नाम याद रखिएगा। ये तमाम चीजें आपको दिमाग में रखते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? याद होगा आपको, मैंने रॉलेक्ट अधिनियम बताया था, रॉलेक्ट एक्ट बताया था, है ना। उस रॉलेक्ट एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान था कि अंग्रेजी हुकूमत केवल शक के बिना पर, बिना दलील, बिना वकील, बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए बिहाइंड द बार्स यानी कि कारावास में धकेल सकती थी, है ना। और इसी को क्या कहा जाता था? काला कानून। क्या कहा जाता था? काला कानून। क्लियर है? और महात्मा गांधी ने इसी कानून के खिलाफ, इसी रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ यह निश्चय किया था कि अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया जाएगा, है ना। तो गांधी जी के द्वारा रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध, अधिनियम के विरुद्ध अखिल भारतीय हड़ताल के आयोजन की बात, है ना। और यह आयोजन की तिथि रखी गई थी 6 अप्रैल 1919 को। हालांकि डेट में लोगों को कंफ्यूजन हुआ और ये इस समय से पहले ही चालू हो गया, पर डेट रखा कब का गया था? 6 अप्रैल 1919 को। तो ये यही एक्ट है, रॉलेक्ट एक्ट। क्लियर है? काला कानून। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी मार्च के रूप में 1930 में लागू हुआ, प्रारंभ हुआ। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण हैं, 1930 से 31 और फिर 32 से 33। यहां तक बात समझ में आई? तो आखिरकार ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड क्यों है? तो हुआ ये कि जब नमक बनाकर नमक सत्याग्रह का अनुसरण करते हुए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, तो उस दौरान भारत में गवर्नर के पद पर था, वाइसराय के पद पर था लॉर्ड इरविन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। हालांकि लॉर्ड इरविन से बात करने की कोशिश गांधी जी ने पहले भी की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत शुरू करने से पहले भी कोशिश की थी। जब इरविन को 11 सूत्री मांग दिया गया, है ना, गांधी जी ने 11 मांगे दी और 11 मांग देते हुए ये कहा कि आप इसको अमल में लाइए, अमल में नहीं लाएंगे तो हम ये आंदोलन शुरू करेंगे।
तो शुरुआती दौर में लॉर्ड इरविन के ना कान पे जूं तक नहीं रेंगी, वो नजरअंदाज कर दिया, बोला क्या कर लेगा, नहीं मानूंगा तो। ठीक है जी। तो अब गांधी जी भी थे, मतलब नहीं मानोगे, कैसे नहीं मानोगे भाई, हम महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता के तौर पे हैं, दिखाते हैं अब तुमको कैसे नहीं मानोगे। तो जब ये 11 सूत्री मांग इरविन ने नहीं माना, तब जाकर नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन एक ही साल के भीतर भीतर इरविन को समझ में आ गया कि अगर गांधी जी से कोई समझौता नहीं किया गया तो यह सवज्ञा आंदोलन कहीं ऐसा ना हो कि अपने उग्र रूप को ले ले। इसी के मद्देनजर 1931 में जो आपको डेट दिया गया है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में, स्थान कहां पर, दिल्ली में, गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। क्योंकि यह समझौता दिल्ली में होता है, इसी कारण इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, है ना, नाम ही है समझौता। समझौते किस आधार पे हुए, यही सूत्री 11 मांगों पर। इनमें से कुछ मांगे गांधी जी ने मान ली, कुछ मांगे इरविन ने मान ली, है ना। जैसे इसी 11 सूत्री मांगों में एक मांग ये थी कि नमक बनाने की स्वतंत्रता हो, जो पहले अंग्रेजों ने नहीं दिया, जिसके कारण यह नमक सत्याग्रह हुई। तो जब यह समझौता हुआ तो इरविन ने माना कि जो समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोग हैं वो नमक बना सकते हैं। ठीक है, मतलब नमक बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई जो समुद्र के आसपास के लोग हैं उनको। ठीक है जी। साथ में इरविन ने यह भी माना कि जो राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी क्या होते हैं बता चुका हूं इसी क्लास में, वे बंदी जिनके ऊपर हत्या का आरोप ना हो किसी का, शांतिपूर्ण तरीके से जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हों, उनको जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उसको इरविन ने बोला कि ठीक है हम इन्हें आजाद कर देंगे। और बदले में गांधी जी ने भी मानी बात, क्या मानी उन्होंने, तो गांधी जी से इरविन ने कहा कि हम आपकी इन मांगों को मानते हैं, आप सबसे पहले इन मांगों के बाद ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप चला रहे हैं इसको समाप्त कीजिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप अंग्रेजी हुकूमतों से उनके द्वारा लोगों के ऊपर किए गए अत्याचार के लिए जांच समिति की मांग नहीं करेंगे, जो अत्याचार हो गया वो हो गया, अब इस पर कोई डिबेट नहीं होगा। तो अंत में दोनों के बीच में समझौता होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण को समाप्त किया जाता है इसी समझौते के तहत। क्लियर है। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कैसे, बता चुका। क्लियर। चलिए आगे चलिए। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये दोनों का दोनों कौन व्यक्ति था, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हो गई बात। ये जो सी राजगोपालाचारी हैं ये क्या थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद तो पता ही होगा, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के तौर पे, और क्लेमेंट एटली भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो है वहां के पीएम की स्थिति इटली की, ब्रिटेन की। क्लियर है। तो अच्छा, और लॉर्ड माउंटबेटन की एक और स्थिति है कि जब ये भारत से अंग्रेज बाहर जा रहे थे तो बाहर जाने के दौरान कैसे बाहर जाएं, क्या सब कुछ अचानक छोड़ के बाहर चले जाएं, या फिर जाते जाते जो सत्ता है उसका हस्तांतरण करते जाएं भारत और पाकिस्तान में। तो उसके लिए इस लॉर्ड माउंटेन ने एक प्लान बताया था, जिस प्लान को इतिहास में कहते हैं प्लान बाल्कन। क्या कहते हैं, प्लान बाल्कन, बाल्कन। तो प्लान बाल्कन भी किसके द्वारा बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। क्लियर है जी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई? संघीय संरचना बोले तो फेडरल। ठीक है जी। कौन सी संरचना? फेडरल संरचना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में एक अधिनियम आया, जिस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। और इसी में कहा गया कि भारत को संघ के तौर पर देखा जाएगा। भारतीय संघ की बात की गई। ठीक है। और इस भारतीय संघ के दो घटक, पहला ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सिंपल से भाषा में भारत के वे क्षेत्र जिनके ऊपर अंग्रेजों की सीधे हुकूमत थी, जैसे बिहार, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। और दूसरा राजे रजवाड़ों के क्षेत्र, राजे रजवाड़ों के क्षेत्र, है ना, जैसे जूनागढ़ हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ इत्यादि। मतलब जहां पर अंतिम हुकूमत तो अंग्रेजों की थी, लेकिन वो हुकूमत वो किसके किसके बिहाफ पे करते थे? तो वहां के स्थानीय राजे रजवाड़ों के थे। तो संघ बनेगा, संघ में क्या क्या होगा? ब्रिटिश भारतीय प्रांत के लोग होंगे, राजे रजवाड़ों का क्षेत्र की भी सम्मिलितता होगी। और इस 1935 के तहत ही यह घोषणा की गई कि बिहार को उड़ीसा से हटाया जाए। बिहार को उड़ीसा से पृथकीकृत, अलग किया जाए। और इसी कारण बिहार बतौर राज्य कब आया? इसी अधिनियम के तहत 1936 में। तो यह परामर्श भी इसी के द्वारा दी गई। क्लियर है? तो संघीय स्थिति की बात, बिहार का उड़ीसा से पृथकीकरण, अलग करना, ये समस्त चीजें किससे संबंधित है? 1935 के अधिनियम से। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, इसी अधिनियम के ऊपर नेहरू जी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि 1935 के अधिनियम से अंग्रेजों ने भारतीयों को स्वतंत्रता कम और पांव में बेड़ियां ज्यादा दे दी। ठीक है। ये जो कथन है, ये नेहरू जी का है, स्वतंत्रता कम व बेड़ियां अधिक। क्लियर है? तो ये तमाम चीजें जो है वो किससे संबंधित हैं? 1935 की अधिनियम से। ठीक है जी। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? पिछले क्लास में बता चुका हूं। 1925 में घटना होती है, जिस घटना में क्रांतिकारी, जिनमें से दो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिसमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, और दूसरे थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान। इन दोनों का मास्टरमाइंड था कि एक ट्रेन को लूटा जाए, है ना, लखनऊ सहारनपुर, लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन, इसको काकोरी स्टेशन पे क्या किया जाए? लूटा जाए, है ना। तो इस लूट के अंतर्गत दोनों तरफ से, यानी कि अंग्रेजों के तरफ से और इनके तरफ से, एक तरीके से क्या होती है भैया? तो गोलीबारी की जाती है, और गोलीबारी करने में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है। इसी को आधार बनाते हुए 4 लोगों को सजाए मौत सुनाई जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही, अशफाकुल्ला खां भी थे, इसके साथ साथ 2 व्यक्ति और थे, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। क्लियर है? तो यही क्या था? काकोरी डकैती। तो कौन थे इसके सरगना? राम प्रसाद बिस्मिल।
चलिए आगे चलिए। 1919 के अधिनियम में वैध शासन, वैध शासन नहीं है, ये द्वैध शासन है। द्वैध को वैध लिख दिया गया है, द्वैध, द्वैध शासन, जिसको डायरकी कहते हैं, धारण को किस व्यक्ति ने प्रचलित परिचित कराया, वे कौन थे? देखिए डायरकी सबसे पहली बात थी क्या, इसको आराम से आप समझ लीजिए तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। 1919 के अधिनियम से अंग्रेजों ने क्या किया था, जो प्रांतीय विधायिका थी ना, प्रांतीय विधायिका, इसके दो भाग बनाए। जैसे आज प्रांतीय सरकार जो होती है, वो प्रांतीय सरकार के अभी तो दो हाउस हैं, अंग हैं, लेकिन वो दो हाउस ना समझ के इसका आप एक तरीके से दो अवयव समझिए। तो प्रांतीय विधायिका का प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का दो अंग कौन कौन? पहला गवर्नर जनरल एवं कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, और दूसरा गवर्नर एवं उसके मंत्री। देखिए इनका दिमाग, मतलब प्रांतों के स्तर पर जो कानून बनेगा वो कानून दो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बनाई जाएंगी, जिसमें से एक संस्था होगा गवर्नर जनरल और उसका कार्यकारिणी परिषद, और दूसरा गवर्नर जनरल और उसके मंत्री। कितना भेदभाव है वो समझिए। गवर्नर जनरल किसका? अंग्रेजों का। और उसके कार्यकारिणी परिषद में बहुलता किसकी? अंग्रेजों की। तो ये जो कानून बनाएगा ना, ये कानून बनाएगा आरक्षित विषय पर। किस पे बनाएगा? आरक्षित विषय, है ना। अब आरक्षित विषय में वो तमाम विषय लिख लीजिए जो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेना, वित्त, सेना, वित्त, सिंचाई, और ये जो बेचारे गवर्नर और उसके मंत्री हैं, जिनमें भारतीयों की भी सहभागिता है, ये बनाएंगे हस्तांतरित विषयों पर कानून। किस पे बनाएंगे? हस्तांतरित विषय पर। और इस हस्तांतरित विषय में वो तमाम विषय निकाल रख दीजिए जो कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, एग्रीकल्चर, कृषि। तो ये जो प्रांत के स्तर पर दो अलग अलग निकायों के द्वारा दो विभिन्न विषयों के ऊपर कानून बनाने बनाने की जो बात की गई, इसी को कहते हैं द्वैध शासन। किस स्तर पे? प्रांतों के स्तर पे। और इस प्रांतों के स्तर पर यह द्वैध शासन लाने की जो सबसे पहला आइडिया दिया था, वो दिया गया था लियोनेल केटिस के द्वारा। तो ये नाम क्या था इसका? लियोनेल केटिस। इसने शुरुआती आइडिया दिया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको फॉलो किया, है ना, वो व्यक्ति उस समय का भारत में क्या था? तो भारत में वो वायसराय के तौर पे था, और उसका नाम क्या था? चेम्सफोर्ड। ठीक है। इसी कारण इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी है। 1919 की अधिनियम का दूसरा नाम। चेम्सफोर्ड कौन? उस समय का वाइसराय, जिसने लियोनेल केटिस के इस आइडिया को एक तरीके से लागू करवाया। और मॉन्टेग्यू उस समय भारत का एसओएसआई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। इन्हीं दोनों की करतूत थी भारत सरकार अधिनियम 1919। क्लियर है जी। और इससे किया क्या गया? प्रांतों के स्तर पर द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है बता चुका हूं। विषयों को दो हिस्सों में बांटना, आरक्षित और हस्तांतरित। और आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद को,
जबकि हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और मंत्रियों को। तो भेदभाव क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को समर्पण करने के लिए राजी करवाया? देखिए, इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आती है जिसको रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कहते हैं। ये रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह है, वो रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह थी क्या, उसको पहले समझ लीजिए। तो वास्तव में जो अंग्रेजों की जो नेवी थी, उस नेवी को रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। और बड़ी ताजुब की बात है कि इस नेवी में वर्तमान के इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो हैं वो सेलर्स यानी कि नाविक जो हैं वो मौजूद थे। अब इनके साथ ये स्थिति हुई कि इनका आरोप था कि एक तो हमें खराब खाना दिया जा रहा है, और दूसरी बात हमारे साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है। ये दो आरोप थे। इन्हीं दोनों आरोप को आधार मानते हुए रॉयल इंडियन नेवी का जो है वो विद्रोह शुरू होता है 1946 में। अब जैसे ही ये विद्रोह शुरू होता है तो पहले तो बंबई कराची से शुरू होता है, धीरे धीरे इसमें लगभग भारत के तमाम नाविक शामिल होते हैं, 20,000 से अधिक। अच्छा, एक तरफ और यह ध्यान रखना है कि 1946 का समय लगभग वो समय है जिस दौरान भारत और पाकिस्तान की दो अलग अलग मांगे अपने चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है, तो एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के मांग के सरगना थे, है ना, और एक तरफ वल्लभ भाई पटेल जो कि कांग्रेस की ओर से। तो इन दोनों के मन में यह डाउट आ गया कि भैया, अभी तो भारत पाकिस्तान को पृथक्कृत करने की बात हो रही है, अभी तो हम आजादी लेने की बात कर रहे हैं, और उस दौरान पता चले कि अंग्रेज का ध्यान इस विद्रोह पे चला गया, तो हमारे चीजों पर ध्यान वो देंगे कहां। इसी कारण दोनों ने चूंकि, अच्छा एक चीज और, इतिहास में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ आई है, या हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए हैं। उनमें से एक घटना ये रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के झंडों के नीचे इन नाविकों ने शपथ लिया विद्रोह का, है ना। तो मुस्लिम नाविकों को शांत करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना कार्ड फेंका, और इंडियन सेलर्स को शांत करने के लिए वल्लभ भाई ने अपना कार्ड फेंका, और अंतोगत्वा 23 फरवरी 1946 को दोनों के दोनों पक्षों को प्रतिसंतुलित किया गया और यह म्यूटिनी जो है वो शांत हो गई। क्लियर है। तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। चलिए आगे चलते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो भैया 1932 का वक्त था, और 1932 में ब्रिटेन का पीएम था रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और इसने 1932 में एक चीज लाई जिसको कहते हैं कॉम्युनल अवार्ड। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट। क्या था यह सांप्रदायिक पंचाट? यह बेसिकली भारत में विभाजन करवाने की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक था। कैसे था? तो इस कम्युनल अवार्ड के तहत अब जो भारतीय समाज के अनुसूचित जाति के लोग थे, उन अनुसूचित जाति के लोगों को भी अलग निर्वाचन दे दिया गया, है ना। मतलब अनुसूचित जाति के नेता, अनुसूचित अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति के नेता का ही चयन करेंगे। सांप्रदायिकता को एक और लेवल ऊपर ले जाना। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज सुनिए, गांधी जी जो थे ना, ये अनुसूचित जाति के मामले को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील थे नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि आप ये मान के ही ना चलें कि आप अनुसूचित जाति के हैं,
आप माने कि आप हरि के जन हैं, तभी वहां से शब्द आया हरिजन। और इसका ठीक उल्टा सोचते थे बाबा राव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। उनका कहना था भैया मैं खुद माहर जनजाति का व्यक्ति हूं, मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा जैसे कि वो मैं जानता हूं, स्कूल के बाहर बैठ के मैंने पढ़ाई की है, कथाकथित ऊंचे वर्ण के लोगों के चौखट पे हमने आज तक कदम भी नहीं रखी। इसी भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण हमारे परछाई तक को अभिशाप कहा जाता है, और आप कह रहे हैं कि मानो ही मत कि तुम अछूते हो। मानना क्या होता है? तो जब ये मैकडोनाल्ड ने इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की तो बी आर अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान हो। लेकिन वही गांधी जी ने इसको एक तरीके से समझा कि अंग्रेज भारतीय समाज को और बांट रहे हैं। और उस दौरान ये यरवदा के जेल में थे। कहां थे? यरवदा के जेल में। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, ठीक है, तो ये आमरण अनशन पे बैठ गए। अब आमरण अनशन पे बैठ गए भैया, तो अब ये तो दिक्कत की बात है। तो 20 सितंबर 1932 को ये बैठ जाते हैं आमरण अनशन पे। ठीक है जी, आमरण अनशन। अब जैसे ही आमरण अनशन पे बैठते हैं, बी आर अंबेडकर को पता चलती है बात। वो सोचते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं यार, झूठ मूठ का अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगेगा। तो ये गांधी जी के साथ जाते हैं और पूना में वही यरवदा जेल में बैठकर उनसे मुलाकात करते हैं। और दोनों के बीच ये मुलाकात होती है, जिस मुलाकात में बाबा राव अंबेडकर कहते हैं कि ठीक है, हमें अलग निर्वाचन नहीं चाहिए, लेकिन बदले में कुछ तो चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, आप लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। और वहीं से फिर अनुसूचित जाति के आरक्षण की स्थिति की शुरुआत होती। तो 20 तारीख को बैठे थे आमरण अनशन पर, 4 दिन के बाद यानी कि 24 सितंबर को समझौता हो गया। किसके किसके बीच में? गांधी जी और बी आर अंबेडकर, जिसको इतिहास में पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है। और ये पूना समझौता की नौबत आई कहां से थी? राम से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के कारण, जिसके कारण वो आमरण अनशन में बैठे थे पुणे के यरवदा जेल में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वो निकट देखिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली भारत के जो राजे रजवाड़े क्षेत्र थे, जो देसी रियासत थे, जहां पे लोकल रूलर्स थे, वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन है, वो आंदोलन 1938 और 39 के बीच में जो है वो बड़ा सक्रिय रहा, याद रखना है। और ये आंदोलन राजकोट आंदोलन के नाम से भी या राजकोट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इस राजकोट सत्याग्रह में जिस व्यक्ति को यह कमान सौंपा गया, वो और कोई नहीं बल्कि कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संबंध कहां पर इसका? राजकोट में। और जब यह सत्याग्रह शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने यहां पर भी सत्याग्रहियों को दबाने की कोशिश की, जिसमें फिर कस्तूरबा गांधी, है ना, और मणिबेन गांधी, ये लोग भी यहां पर शरीक हुए। तो कस्तूरबा गांधी का भी नाम आता है, मणिबेन गांधी का भी नाम आता है। ठीक है। लेकिन कमान किसको दी गई? वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर है? निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, गांधी जी जब भारत में आए तो उसके बाद अलग अलग जगहों पर इन्होंने सत्याग्रह किया, जिसमें 1918 में एक सत्याग्रह किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद क्या था ये? तो अहमदाबाद
अहमदाबाद मिल में एक तरफ थे मिल के ओनर्स और एक तरफ थे मजदूर। बात ये थी कि मजदूर जो है ना वो प्लेग को लेकर मुआवजा मांग रहे थे, प्लेग बोनस। और इस बोनस की मांग वो 50% कर रहे थे कि 50% हमारी सैलरी बढ़ी जानी चाहिए, जबकि ओनर्स का कहना था कि नहीं, 20% से अधिक तो मिल ही नहीं सकता। इसी की मध्यस्थता करने के लिए महात्मा गांधी वहां पे गए और महात्मा गांधी के अपने इंटरफेरेंस के कारण ये बात इस नतीजे पे पहुंची कि मुआवजा ना तो 20 ना 50, कितना मिलेगा, 35%। और इसी दौरान इन्होंने पहली बार किसका प्रयोग किया था, भूख हड़ताल का। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मामला क्या था बता चुका हूं, मजदूर और ओनर्स के बीच में, है ना। और पहली बार किसका प्रयोग किया जाना, भूख हड़ताल का। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। और इस दौरान एक और व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, है ना, अनसुईया बेन का नाम याद रखिएगा। अनसुईया बेन इसमें गांधी जी के साथ थी, अनसुईया बेन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्लियर है, चलिए। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ये मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। गोली चलाई किसने, जनरल डायर ने, जबकि आदेश किसका था, आर.एच. डायर का। ठीक है, तो मेल कल्प्रिट तो आर.एच. डायर था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, चलिए आगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये वही व्यक्ति थे जिन्हें खुद नेताजी के नाम से जाना जाता है, आजाद हिंद फौज के सरगना सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है, चलिए। ये किस नहीं है, क्रिप्स है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, ये चीज समझ लीजिए पहले। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। और इस क्रिप्स मिशन के भारत में आने के पीछे का कारण यह था कि उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो चुका था। तो अंग्रेजों को, अंग्रेज का सबसे बड़ा उपनिवेश भारत, तो वो भारतीयों का सहयोग चाहते थे। इस सहयोग का प्रयास पहले भी किया गया पर वो प्रयास विफल रहा था। तो अगले प्रयास के तौर पे क्रिप्स मिशन भारत आया। भाई साहब, क्रिप्स मिशन जैसे ही भारत आया तो इसके जो प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के, वे प्रावधान जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से क्या थे, वाहियात थे, है ना। जैसे क्रिप्स मिशन ने कहा कि आप हमारी इस युद्ध में मदद कीजिए, जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम आपको अधिराज्य की संज्ञा देंगे। अधिराज्य की संज्ञा का मतलब पूरी आजादी नहीं देंगे, आप रहेंगे हमारे अंदर ही, पर अपने प्रशासन को खुद से चलाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात क्या की गई कि जो संविधान सभा बनने की बात चल रही थी, तो संविधान सभा में जो राज्य रजवाड़ों का क्षेत्र है, उस राज्य रजवाड़ों के क्षेत्र की का जो प्रतिनिधित्व होगा वो लोगों के द्वारा तय नहीं किया जाएगा, वो राज्य रजवाड़ों के खुद के द्वारा खुद नमोन्नित किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो जो है वो प्रसिद्ध मांग थी। क्लियर है। अब इन मांगों को लेकर कांग्रेस नाराज हो गई, बोले कि यार हम आजादी की बात कर रहे हैं, तुम अभी तक अधिराज्य की संज्ञा पर ही हो क्या, है ना। और इस क्रिप्स मिशन की क्या हो गई, जगहसाई हो गई, और अंत में किसी भी प्रकार का समझौता बन नहीं पाया। उसके पीछे का कारण यह था कि यह समझौता लेकर जो आया था, जिसने भेजा था, और यहां के जो नेता थे, ये दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग रह गए, मतलब कोई झुका ही नहीं। समझौता तब होता है जब दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा झुके, यहां कोई नहीं झुक पाया, है ना। तो इस समझौते के विफल होने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ना तो इसको ग्रहण करने की स्थिति में देखा गया, ना छोड़ने की स्थिति में, और ना ही दोनों पक्ष एक दूसरे के तरफ एक तरीके से झुके, सॉफ्ट कॉर्नर हुए, जिस कारण फिर ये जो है वो क्रिप्स मिशन विफल हुआ। और जब ये क्रिप्स मिशन विफल हुआ तो आपको पता होगा कि 1942 में ही इसी क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है।
क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? याद रखना है आपको, अबुल कलाम आजाद रहे 1940 से 45 तक। क्लियर है? तो अबुल कलाम आजाद जो है वो इसका सही जवाब है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न जब मनाया तब महात्मा गांधी कहां थे? तो याद रखना है आपको, उस दौरान महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। क्यों थे कलकत्ता में? तो जब भारत का विभाजन और स्वतंत्रता हो रही थी तो जगह जगह पर दंगे चल रहे थे। उन्हीं दंगों में एक दंगा चल रहा था नावखेली में, नवाखेली। कहां पर? नोवाखेली दंगा। तो गांधी जी इसी दंगे की जगह पर जाने के लिए निकलते हैं, ठीक है, और निकलते हैं, और 9 अगस्त 1947 को पहले 9 अगस्त 1947 को पहले नोआखेली से पहले एक जगह है जिसका नाम है सौदेपुर, कलकत्ता में ही है, सौदेपुर पहुंचते हैं, है ना। और 15 अगस्त 1947 को जब भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था तो ये नोआखेली में मौजूद थे, उसी दंगा के साइट पे। क्लियर है? तो क्या है इसका जवाब? कलकत्ता में ये मौजूद थे, तो डी जो है इसका सही जवाब है। चलिए आगे आइए। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, है ना, प्लान बाल्कन याद होगा आपको, माउंटबेटन। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो सिंपल सा प्रश्न है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहां पर? बिरला हाउस, दिल्ली में। क्लियर है? तो 22 का 20 द करेक्ट आंसर। चलिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो जब भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि वो व्यक्ति कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है जी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के कायदे आजम हैं ये। क्लियर? और अंतिम प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने भारतीय राज्य के पुनर्गठन में तो बहुत अहम भूमिका निभाई, इसी कारण इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेले दम पर 535 से अधिक रियासत, जो कि आजादी के बाद या तो भारत में मिलना नहीं चाह रही थी, या पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, या फिर कह रही थी हम किसी में नहीं मिलेंगे, 535 छोटे मोटे रियासतों का एकीकरण करवाया अपने बल पर, और तभी इन्हें क्या कहा जाने लगा? लौह पुरुष। तो लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। देश बंधु के रूप में जाना जाता है सी आर दास को, चित्तरंजन दास को। यानी कि इनसे संबंधित केवल क्या है? एक और दो। क्लियर है? तो ये थे मॉडर्न हिस्ट्री के चंद प्रश्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन के तथ्य समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।